हेलो बच्चों, स्वागत है आपका K3edu चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जाएंगे ओम्स लॉ के बारे में। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? ओम्स लॉ। ठीक है बच्चों, ये नियम जो है ओम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? ओम नाम के साइंटिस्ट ने। उसी पर उसने भाई एक नियम बनाया तो अपने नाम पर रख दिया, जिसका नाम था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में कहता क्या है ना? ओम्स लॉ ये कहता है आपसे कि ये एक सिंपली रिलेशन है किसके किसके बीच में? वोल्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन बताया उसको ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो समझना होगा कि ओम्स लॉ किस तरह से बताया गया था, क्या हुआ, कैसे हुआ, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन कैसे बना। तो समझते एक छोटे से एग्जांपल के साथ। एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको समझेंगे सबसे पहले। ठीक, जैसे मान लो आपने दो बीकर लिया। एक बीकर ये है, एक बीकर ये है। इन दोनों बीकर को आपने क्या किया? ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट कर दिया और ये बीकर, एक बीकर जो है यहां तक भरा हुआ था पूरा पानी के साथ। किससे? पानी से भरा हुआ है। और ये बीकर यहां तक भरा हुआ है। ठीक, पानी के साथ भरा हुआ। अब ये बताइए कि हम लोग क्लास 9th में पढ़ते थे, है ना? क्लास 9th में आप पढ़े होंगे इसके बारे में कि कोई वस्तु यदि जिसका हाइट जहां तक होगा उसके हिसाब से वो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास समाहित रखेगा, है ना? तो इसका हाइट यहां तक है और इसकी हाइट यहां तक है। दोनों को आपने ज्वाइंट कर दिया। इसका नाम H1 दे दो, इसका नाम H2 दे दो। इन दोनों को आपने क्या किया? ज्वाइंट कर दिया। अब ज्वाइंट करने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम होगी। इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हाई होगा। तो आपका जो ये जो ज्वाइंटिंग है, इस ज्वाइंटिंग में से पानी कैसे मूव करेगा? इस तरफ जाएगा, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे तब तक जाएगा जब तक इसका लेवल इसके बराबर ना हो जाए। मतलब ये लेवल जब तक दोनों का ना हो जाए तब तक ये जाते रहेगा। ठीक है, दूसरा एक और हमने लिया, दो फिर से बोतल लिया, दो बीकर लिया। इसमें पानी यहां तक भरी हुई थी और इसमें पानी यहां तक भरी हुई थी। इसका फिर पोटेंशियल एनर्जी 1, पोटेंशियल एनर्जी 2। इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इससे, लेकिन हमने देखा कि हाइट जो है इससे थोड़ी सी ही कम है। ठीक है, हाइट थोड़ी सी कम है। इसमें हमने देखा कि इन दोनों के बीच में यहां तक पहले भरा हुआ था, तो इन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस इतना था, इनके बीच में हाइट का डिफरेंस इतना है, यानी ये हाइट ज्यादा था, ये हाइट कम है। तो इसमें से आपका वाटर का फ्लो तो होगा जब तक ये लेवल इसका इक्वल ना हो जाए, इसके बराबर ना हो जाए। दोनों का लेवल इक्वल हो गया। तो हम क्या देखे इसमें हमने ये देखा कि स्पीड को हम लोग करंट भी बोलते हैं। स्पीड जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? पोटेंशियल के। जिसकी जितनी ज्यादा पोटेंशियल थी उतनी ही स्पीड से आपका वाटर फ्लो हुआ इससे इसमें। ठीक है, हाइट के हिसाब से, पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से। तो यहां से कंक्लूजन एक निकलता है कि आपका जो करंट होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल को V से। इसको लेकर ओम ने एक नियम दिया। उसने ये कहा कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस, या उसको वोल्टेज कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी आप जो भी वोल्टेज में चेंजेस करेंगे उतना ही चेंज करंट में भी होगा, सेम होगा, है ना? तो उसने लिखा, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम देखते हैं क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर और मेटालिक वायर। किसी भी कंडक्टर या मेटालिक वायर में यदि आपका करंट फ्लो होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड।
लास्ट सीमा तक, लास्ट एंड तक उसका जो पोटेंशियल होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किस कंडीशन में? जब आपका टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है? कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तब आपका पोटेंशियल या वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। मतलब आप वोल्टेज यदि इंक्रीज कर रहे हो तो करंट भी इंक्रीज होगा, वोल्टेज यदि डिक्रीज कर रहे हो, वोल्टेज यदि डिक्रीज कर रहे हो तो करंट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर? तो ये क्या है? प्रोपोर्शनल है। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक सिंबल का यूज किया गया जिसको हम लोग R कहते हैं। R यहां पर हमने लिख दिया, तो V बराबर इक्वल का साइन दिया क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो बराबर RI। अब प्रोपोर्शनलिटी की जगह किसने ले ली? R ने ले ली। तो R को हम कहते हैं, R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक, जिसका नाम रख दिया गया रेजिस्टेंस। क्या नाम रख दिया गया है? रेजिस्टेंस नाम रख दिया गया है ना। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला आपको? कि आपका जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। और दूसरा जो कंक्लूजन निकलता है कि V बाई आई इजकल टू R। R इजकल टू क्या हो गया? V बाई आई हो गया। यानी आपका करंट और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है वो उल्टा है। करंट और रेजिस्टेंस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब यदि करंट इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन उल्टा होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। क्लियर है? वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस और करंट के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगे रहते हैं, है ना। करंट इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। क्लियर है? इन दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है? इज दैट क्लियर? तो ये रेजिस्टेंस होता क्या है इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या रेजिस्टेंस होता है। यहां से आपको एक नया एलिमेंट मिला जिसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस है क्या, है ना। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट का अपोज करे उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। तो उसको डिफिनीशंस के हिसाब से समझेंगे। रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द property of conductor. Resistance is the property of conductor और इसको बोल सकते हैं हम लोग मेटालिक वायर, और मेटालिक वायर due to which it opposes the flow of current or charges flowing through its। या सिंपली हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, मेटालिक वायर की एक प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करती है किसका? जो करंट आपका, जो चार्ज आपका फ्लो हो रहा है उस मेटालिक वायर के अंदर, उसका अपोज करते, उसको बहने से, उसको फ्लो होने से रोकती है। इसका नाम होता है रेजिस्टेंस। ठीक है? रेजिस्टेंस को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आपने देखा इसमें ओम्स लॉ में प्रॉपर्टी V बराबर RI, या आप इसको लिख सकते हैं R बराबर V बाई आई। यानी हम कह सकते हैं मैथमेटिकली इसको, ये जो होता है, ये क्या होता है? ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ कौन?
रेसिस्टेंस क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये वोल्टेज और करंट का एक रेशियो भी होता है। वोल्टेज और करंट का एक क्या है? रेशियो भी है। ठीक है, इसका जो यूनिट्स होता है, इसका जो यूनिट्स है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लाइट चली गई थी थोड़ी सी, है ना। इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो आप यहां से इसका यूनिट निकाल सकते हैं कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। देखो रेसिस्टेंस बराबर क्या है? V बाई आई, और V का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, और करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, यानी रेसिस्टेंस का यूनिट वोल्ट एम्पियर होता है, वोल्ट बाई एम्पियर होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है जो आपका एसआई के द्वारा निकाला गया है, तो एसआई यूनिट क्या है रेसिस्टेंस का? एसआई यूनिट रेसिस्टेंस का ओम के नाम पर है, ऐसे ओम लिखते हैं। वो ओम नहीं, भगवान वाला ओम जो होता है वो नहीं, OHM ओम, जो ओम साहब ने रखा था, ओम नाम के साइंटिस्ट ने रखा था। ठीक है, ओम का सिंबल कुछ इस तरीके से दिया गया था। ठीक है, इसका जो अनदर यूनिट है जो आपने अभी निकाला वो हो जाएगा, अनदर यूनिट क्या है आपका? वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, या इसको हम लोग V बाई ए भी बोलते हैं, V बाई ए बोलते हैं। इतना तक तो क्लियर है कि रेसिस्टेंस क्या हुआ क्या नहीं हुआ? क्लियर है? हेलो, क्लियर है कि नहीं? सही से बताया जाए। चलिए, क्लियर है। इसका अनदर यूनिट है आपका वोल्ट पर एम्पियर। ठीक, रेसिस्टेंस के बारे में आई थिंक आप समझ चुके होंगे क्या है इसका यूनिट, क्या कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो एक सवाल आता है इसमें कि 1 ओम क्या है? रियोस्टेट भी आपने पढ़ा था कि रेसिस्टर पढ़ा था भैया, और वेरिएबल रेसिस्टर मालूम ही नहीं कि है क्या, रियोस्टेट है क्या, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। फिर 1 ओम को डिफाइन करेंगे कि 1 ओम क्या है, क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे। क्लियर? इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए, फटाफट मिटाओ भाई, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। चलो, मिट गया। चलिए, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रियोस्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि रियोस्टेट क्या है। रियोस्टेट, या इसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट और वेरिएबल रजिस्टर। शिट, रियोस्टेट या वेरिएबल रजिस्टर। थोड़ी सी लाइट की डिस्टर्बेंस है। क्या होता है ये? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो करंट को कंट्रोल करता है। कैसे? रेसिस्टर को वेरी करके, है ना। तो इसके बारे में डिफिनीशन लिखेंगे, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, it is an electronic device which is used to control the current by using वेरिएबल रेसिस्टर। रेसिस्टर को वेरी करके जब करंट को कंट्रोल किया जाए, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम लोग रियोस्टेट या वेरिएबल रेसिस्टर बोलते हैं। क्या ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्या करता है भाई ये? करंट को कंट्रोल करता है यूज करके, किसका? वेरिएबल रेसिस्टर का। आपने अपने घरों में एक छोटे से स्टेबलाइजर को देखा होगा, जब वोल्टेज कम आती है तो आप स्टेप अप करते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं, बटन को पुट 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 ऐसे दबाते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है? रेसिस्टर वेरी करता है। ठीक है, जब वोल्टेज बहुत ज्यादा आ गई तो आप क्या करेंगे? आपने डाउन किया उसको, किसको? जो स्विच होता है उसको नीचे की तरफ करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं? और डाउन करते जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है आपका?
रेसिस्टर वैरी होता है जो करंट को कंट्रोल करता है, ओवरकम करता है, मतलब ज्यादा फ्लो नहीं होने देता, जितनी जरूरत है उतना ही फ्लो होने देगा, है ना, वोल्टेज के माध्यम से। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम लोग रियोस्टेट कहते हैं। ठीक है, एक टर्म आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि 1 ओम को डिफाइन करो, 1 ओम को डिफाइन करो। 1 ओम क्या होता है? आप फॉर्मूला जानते होंगे, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, तो R बराबर क्या है? V बाई आई है। यानी इस केस में आप देख सकते हैं कि V यदि 1 वोल्ट हो, करंट आपका 1 एम्पियर हो, तो रेसिस्टर क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं 1 ओम को कैसे डिफाइन करते हैं। 1 ओम is the 1 ohm is the resistor। 1 ओम क्या है? एक रेसिस्टर है, किसका? कंडक्टर का। रेसिस्टर ऑफ ए कंडक्टर, रेसिस्टर ऑफ ए कंडक्टर such that when a potential difference is 1 volt and 1 ampere is 1 ampere current is flowing through it। 1 ओम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 ओम एक रेसिस्टर है किसी कंडक्टर का, 1 ओम एक रेसिस्टर है किसी कंडक्टर या मेटालिक वायर का, सच दैट जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में, तब आपका वो रेसिस्टर 1 ओम होगा। क्लियर? 1 ओम क्या होगा? 1 ओम एक रेसिस्टर है किसी कंडक्टर का, इस तरह से कि जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और आपका करंट 1 एम्पियर फ्लो करता हो। क्लियर है? तो यहां तक बात हो गई किसकी? 1 ओम की। रेसिस्टर को आप जान गए। एक आता है कि रिलेशन बता दें भाई। रिलेशन किस तरह का रिलेशन भाई? ग्राफ रिलेशन। ग्राफ, तो ग्राफ का रिलेशन बताना है, किसके किसके बीच में ग्राफ को दिखाना है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में। यहां पर मान लो आपका जो, अब देखते होंगे मैथमेटिक्स में कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में आप वोल्टेज को रख दीजिए और वाई एक्सिस में आप करंट को रख दीजिए। एक्स एक्सिस में वोल्टेज को और वाई एक्सिस में करंट को रख देते हैं हम लोग। ठीक है, और एक ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं। किस तरह का ग्राफ होगा? इस तरीके का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैसे कैसे आपने इसको बनाया? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V जितना बढ़ रहा है उतना करंट भी आपका बढ़ रहा है, V जितना बढ़ रहा है उतना ही आपका करंट भी बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ किस तरह का है? इंक्रीजिंग ग्राफ है, 0 से अनंत तक जा रहा है ना। तो ऐसे ग्राफ को जो आपका इंक्रीजिंग नेचर का होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इनवर्ड है, आगे की तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो V और I के बीच में बना हुआ ये ग्राफ आपका इस तरीके का होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो लाइन आपका स्ट्रेट लाइन गया, ये है क्या? ये है स्लोप। और ये स्लोप किसका है? ये स्लोप है और किसी का नहीं, रेसिस्टर का स्लोप है। किसका स्लोप है? आपने इसमें से क्या निकाला? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को R रखा था ना, ये उसी का ग्राफ है। V और I के बीच में जो आपका स्ट्रेट लाइन जा रहा है उसका स्लोप जो होगा वो रेसिस्टर होगा। इज दैट क्लियर? शायद यहां तक बातें हमारी समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए, एक इसमें और एक रिलेशन आता है कि आप भाई बता दो कि जो आपका ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ आपका है जो वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन को बताता है। क्या बताता है? वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन को बताता है कि वोल्टेज इंक्रीज किया तो करंट भी इंक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज किया तो वोल्टेज भी डिक्रीज किया, है ना। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं।
आपके एनसीईआरटी एक्टिविटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। इसको ओम्स लॉ को कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर। कैसे बनाएंगे आप इसको? प्रूफ, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर रहे हैं आप, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम साहब हैं, इनके नियम को आप प्रूफ कर रहे हैं, कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम आप बनाएंगे। सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा। यहां देखिए, यहां पर क्या लगा रहेगा? वोल्ट मीटर, ठीक है। आगे आप क्या करेंगे? स्विच का कनेक्शन करेंगे, है ना जी। और यहां पर आप लगा दिए एमीटर, यहां पर लगा दिए स्विच, जो क्लोज कंडीशन है। चलिए, एक और चाहिए ना भाई, एनर्जी सप्लाई, एनर्जी आपका सप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? यहां पर आप क्या किए कि पोटेंशियल रख दिए। पोटेंशियल मतलब बैटरी को कनेक्ट किए हैं, ठीक है। और यहां पर एक पतला पतला लाइन बना देंगे। क्यों? अभी बात पता चलेगा। ठीक, इस तरह से आगे आप दिखा देंगे। यहीं तक रहने दीजिए इसको, इसको आगे की तरफ दिखाएंगे, ऐसे कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। चलिए, कनेक्शन हो गया। स्विच आपका क्लोज है, यानी बैटरी की जरूरत पड़ेगी। स्विच क्लोज है तो भाई बैटरी की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि करंट सप्लाई जाएगा। इसको आप बोलते हैं रेसिस्टर, ठीक है। ये जो आपका है, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबका नाम देना पड़ता है ना जी, एक्स वाई। इसके लॉग में आपका पोटेंशियल है, एमीटर कनेक्ट है। चलिए, स्विच क्लोज्ड है, इसको के से यहाँ डिनोट करते हैं। अब करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, यानी प्लस माइनस ये हो गया, प्लस माइनस ये हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ पर भी प्लस माइनस होगा, ठीक है। चलिए, करंट सप्लाई जा रहा है। हमने माना क्या इसमें कि ये जो ऊपर में आप देखते होंगे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है, ये क्या है? सेल लगा हुआ। सेल मतलब वो सेल नहीं जो अन्य विज्ञापनों के द्वारा दिया जाता तो वो सेल नहीं भाई, ये सेल बैटरी है ना। बैटरी, हमने बैटरी लिया 2-2 वोल्ट का, एक 2 वोल्ट का ये है, 2 वोल्ट का ये है, और 2 वोल्ट का ये है। ये पतली सी लाइन आपको दिख रही होगी, ये कनेक्शन है। तो हमने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए एक टेबल बनाया। भाई ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट ये है, तो जो कंपोनेंट्स लगे हैं उसको आप कंपोनेंट्स को दिखा देते हैं। एक्सपेरिमेंट ऐसे होता है, सबसे पहले आप कंपोनेंट्स को दिखाते हैं, कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड, कि आपको प्रूफ करना है। एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई करने के लिए आपने जो कंपोनेंट्स लिए हैं उसके लिए एक टेबल बनाएंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे और बाद में सत्यापित करेंगे कि हाँ भाई ये चीजें सत्य हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक टेबल आपने बनाया। टेबल क्या बनाया आपने? एक टेबल बनाया वोल्टेज का, एक टेबल बनाया करंट का, करंट का टेबल बनाया, और एक टेबल बनाएंगे रेसिस्टर का, या इसको आप लिख सकते हैं V/I। ये किसके बराबर है? और किसके बराबर नहीं, रेसिस्टर के बराबर है भाई। अभी आपने देखा था वोल्टेज और करंट का जो रेशियो रेसिस्टर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले 2 वोल्ट लिया वोल्टेज। 2 वोल्ट कैसे? यहाँ से मान लो आपने कनेक्शन कर दिया, ये 2 वोल्ट, अभी इसको भूल जाना, 2 वोल्ट केवल दिया आपने। जैसे आप 2 वोल्ट देंगे तो आपका जो करंट का फ्लो होगा कैसा होगा? पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है, इस तरीके से फ्लो होगा, सॉरी, इस तरीके से फ्लो हो रहा है आपका करंट, है ना। करंट आपका फ्लो हो रहा है आराम से, ठीक है। करंट आपका फ्लो हो रहा है, 2 वोल्ट दे रहे हैं, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो 1 एम्पियर का होगा। कितना एम्पियर का? 1 एम्पियर का फ्लो होगा। आप ऑब्जर्व करेंगे, निकालेंगे तो कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीजों को रखते हैं वहां पर। मैंने मान लिया सडनली कि 2 वोल्ट आपने फ्लो कराया, तो 1 एम्पियर करंट आपका, 2 वोल्ट दिया आपने तो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इसका जो रेशियो है 2/1 इक्वल टू 2, है ना। 2 क्या है? ओम है पहला। दूसरा आपने क्या किया, अब इसको हटा दें, इसको कनेक्ट कर दें, यानी 4 वोल्ट आपने कनेक्ट कर दिया। 4 वोल्ट जैसे कनेक्ट करेंगे 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 4/2 इक्वल टू 2 ओम। ये कट के क्या आएगा भाई? 2 ओम आएगा। जैसे आपने 6 वोल्ट को अप्लाई किया,
6 वोल्ट को अप्लाई किया, 6 वोल्ट कहाँ है, यहाँ पर बारी बारी से आप कनेक्ट करके देखते जाएंगे। 6 वोल्ट को अप्लाई किया, करंट आपका कितना फ्लो होगा, 3 एम्पियर होगा, यानी 6/3 = 2 ओम। आपने क्या देखा यहाँ पर, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप ये देख सकते हैं, या आपने एक्टिविटी एनसीईआरटी में आप आराम से समझ सकते हैं देखकर, कि जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू सेम आ रही है, उसकी वैल्यू सेम आ रही है। कहने का मतलब वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है, जो रेजिस्टेंस है, ये क्या था आपका, कांस्टेंट था। इसी कांस्टेंट को माने थे ना आप, ये क्या था, कांस्टेंट था। और यहाँ पर भी आपने क्या पाया, ये कांस्टेंट पाया। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं वोल्टेज और करंट का, वोल्टेज और करंट का ग्राफ। ये वोल्टेज है और ये करंट है। सपोज करो यहाँ पर आपने लिया 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, यहाँ पर आपने करंट लिया 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर आपने ले लिया। देखिए 1 एम्पियर, 2 वोल्ट और 1 एम्पियर था, तो आपका ये यहाँ पर आएगा। ग्राफ बनाए होंगे आप लोग, ग्राफ में समझ सकते हैं। 2 एम्पियर और 4 वोल्ट यहाँ पर आएगा, 3 एम्पियर और 6 वोल्ट यहाँ पर आएगा। मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे मिला सकते हैं, ये ग्राफ आपकी स्ट्रेट लाइन बनती हुई नजर आ रही है। मतलब जो आपका स्लोप है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन दिखेगा, और इसी स्लोप को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टर। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप को रेसिस्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ तक आई थिंक मुझे आप लोग को सारी बातें समझ में आई होगी, मेरे हिसाब से समझ में आई है ना। नहीं समझ में आई तो अगले वीडियो में थोड़ा सा और मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। जो आपका रेसिस्टर है, जो सॉरी रेसिस्टेंस है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, वो भी समझेंगे उसको। जो आपका रेसिस्टेंस है उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। फैक्टर कौन से हैं, 3-4 फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है, मोटा मोटी समझ लो, जो रेसिस्टेंस का फैक्टर होता है वो लेंथ होता है। दूसरा फैक्टर एरिया होता है। तीसरा फैक्टर मटेरियल किस तरीके का, उसका नेचर होता है। और चौथा फैक्टर टेम्परेचर होता है। इसी के बारे में हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आई थिंक आप सबको ये समझ में आया हो, और यदि समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ये जानकारी वो ले पाए। आज कुछ डिस्टर्बेंस रहा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लाइन का डिस्टर्बेंस था। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।